हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के लिए मैंने आपको बताया था टो बराबर टो ज़ीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर टो ज़ीरो आपका प्रॉपर टाइम है। टाइम डायलेशन का एक स्पष्ट एविडेंस पाई प्लस मेसोन्स या पियानो के डिके से प्राप्त होता है। प्रॉपर फ्रेम में इनकी हाफ लाइफ 1.8 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड प्राप्त होती है। पाई प्लस मेसोन का रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास का 273 टाइम्स होता है तथा ये म्यू प्लस मेसोन 1 न्यूट्रिनो में डिके होते हैं। लैब में एक्सेलरेटर से प्राप्त हाई एनर्जी के प्रोटॉन की किसी टारगेट से टक्कर के द्वारा इन मेसोन्स की बीम को प्राप्त किया जा सकता है। इन मेसोन्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के निकट यानी कि 0.99 c होती है। यदि इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर माने तो ये लगभग 1.8 इंटू 10⁻⁻8 हाफ लाइफ इंटू 3 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 5.4 मीटर दूरी तय करने के पश्चात प्रॉपर फ्रेम में इनकी संख्या घटकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जानी चाहिए। लैब फ्रेम में इनकी फ्लक्स को 30 मीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड दो पोजीशन पर मेज़र किया गया है। ऑब्जर्वेशन से ये मालूम हुआ कि इतनी दूरी चलने पर भी फ्लक्स का मान प्रथम स्थान पर मान के आधे से अधिक यानी कि लगभग 60% था, जबकि उनकी हाफ लाइफ के अनुसार यह मान 2% हो ही रहना चाहिए था। तो ये जो असंगति हुई इसके कारण लैब प्रॉपर फ्रेम में इनकी हाफ लाइफ में टाइम डायलेशन है और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम 0.99 c लें तो ऑब्जर्व्ड हाफ लाइफ हमारी हो गई टो बराबर टो ज़ीरो अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टो ज़ीरो इज इक्वल टू 12.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। इस समय से फ्लक्स आधा रहने के लिए तय की गई दूरी लगभग 37 मीटर होगी और तथा फ्लक्स 60% रहने के लिए दूरी लगभग 30 मीटर होगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये तो है हमारा टाइम डायलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ मास और रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, यानी कि गतिशील कण का द्रव्यमान। गतिशील कण के द्रव्यमान पर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की डिपेंडेंस ज्ञात करने के लिए हम दो पार्टिकल जो समरूप से पूर्णता इलास्टिक हैं के कोलिजन को लेते हैं। मान लिया कि एक गतिमान निर्देश तंत्र S डैश स्थिर निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेलोसिटी से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ v x एक्सिस मूव कर रहा है। इस निर्देश तंत्र S डैश में हम देखते हैं दो पूर्णता इलास्टिक सेम मास के पार्टिकल, मान लीजिए दोनों हमारे सेम मास के पार्टिकल हैं और एक हमारा चल रहा है u वेलोसिटी से और दूसरा जो है, अगर हम फ्रेम S डैश की बात करें कि दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस इक्वल हैं m डैश, वो ट्रैवल कर रहे हैं विद वेलोसिटी u डैश n माइनस u डैश पैरेलल टू एक्सिस, आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलकर कोलिजन करते हैं एंड आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं और उनका मास कितना हो जाता है 2m डैश हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट विल बी एट रेस्ट इन फ्रेम S डैश। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम फ्रेम S डैश में लगाते हैं
तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? एम डैश यू डैश माइनस एम डैश यू डैश। माइनस क्यों आया? क्योंकि जो दूसरी आपका पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो माइनस यू डैश वेलोसिटी से मूव कर रही है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक गए, टू एम डैश, एंड वेलोसिटी मान ली हमने इसकी वी डैश है। देन वी डैश बराबर क्या आ गया आपके पास? 0। इसका मतलब ये है कि जो इनकी वेलोसिटी है, जो मास आपस में एक दूसरे से जो चिपक गए हैं, जो संलेत हो गए हैं, उनकी वेलोसिटी क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम एस डैश के सापेक्ष दोनों कण संलेत यानी कि एक दूसरे की चिपकने की स्थिति में स्टेशनरी प्रेक्षित होंगे। अब अगर हम ये लेते हैं कि अब हम कंसीडर करना चाहते हैं कि हाउ दिस कोलिजन अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस, कि ये कोलिजन फ्रेम एस में ऑब्जर्वर को कैसे लगता है। तो मान लीजिए द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडी विल नॉट अपीयर टू बी इक्वल फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी माइनस वी रिलेटिव टू फ्रेम एस डैश। कि मैंने क्या कहा? द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी विल नॉट अपीयर टू बी इक्वल फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस। दोनों की इक्वल प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि जो s है वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी माइनस v रिलेटिव टू फ्रेम s डैश। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज़ आर, मान लीजिए कि जो दोनों बॉडीज़ हैं इनकी वेलोसिटी हमने फ्रेम s में u1 और u2 लिए बिफोर कोलिजन इन फ्रेम s, तो जो रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग u1 बराबर u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर होता है, एंड u2 बराबर माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर होता है। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मास ऑफ बॉडी इज़ वेरिएबल, मास वेरिएबल है, तो इसका मतलब है द मास ऑफ द बॉडीज इन फ्रेम एस विल अपीयर टू बी डिफरेंट एज देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। चूँकि उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट अपीयर होगा। तो मान लिया कि m1 मास की जो बॉडी है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इन फ्रेम एस, एंड m2 मास की जो बॉडी है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोलिजन के बाद फ्रेम एस डैश में अगर हम देखें, जो ये संलेत बॉडी है जो आपस में चिपक जाती है वो रेस्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, पर एस फ्रेम में इट विल अपीयर, ये कैसी लगेगी? एस फ्रेम में ये v वेलोसिटी से मूव करती हुई प्रतीत होगी, और इसका मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑल लॉज ऑफ नेचर आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एस डैश फ्रेम में लग रहा है तो वो एस फ्रेम में भी लगेगा। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम एस, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2, बिकॉज इन फ्रेम एस m1 मास की बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मोमेंटम कितना हो गया? m1 u1, एंड m2 मास की बॉडी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका मोमेंटम कितना हो गया? m2 u2। देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मास कितना है? m1 प्लस m2, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं? v वेलोसिटी से। देन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हुआ m1 प्लस m2 इंटू v। अब इसको सॉल्व करें तो दिस इज m1 u1 माइनस v इज इक्वल टू m2 v माइनस u2। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास क्या आ गया? m1 बाई m2 इज इक्वल टू v माइनस u2 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई u1 माइनस v। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, जो आपकी वेलोसिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़, u1 बराबर u प्लस v 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर, एंड u2 बराबर माइनस u डैश प्लस v
upon 1 minus u dash v upon c square, and after substituting u1 and u2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 by m2 इज इक्वल टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब जो हमारे पास है, जो हमारा इक्वेशन है 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें हम अगर हम u1 की वैल्यू रखें जो हमारे पास थी u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1 माइनस यू वन स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम u2 की वैल्यू रखें 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में u2 की वैल्यू क्या है माइनस यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें और इनको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये जो दोनों इक्वेशन को अगर हम करें, एक तो m1 बाई m2 1 प्लस यू डैश v बाई सी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू डैश v बाई सी स्क्वायर, ये तो थी m1 बाई m2 की वैल्यू। और जो दूसरी हमने इक्वेशन ली, हमने इन दोनों को जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमने जब इनको डिवाइड किया था तो हमारे पास आ गया था 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस विद रूट ऑफ यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब हम इनको इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को देखेंगे, एक दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 माइनस यू टू डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि m1 अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो बोथ साइड है इस इक्वेशन की, इन दोनों इक्वेशन की जो बोथ साइड है, ये क्या है हमारे पास, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट विल बी पॉसिबल, ये तभी हो सकता है जैसे आपने क्या देखा m1 अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो दोनों साइड हैं इस इक्वेशन की, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं और ये तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ साइड आर इक्वल टू सम कांस्टेंट से m0। तो यानी कि m1 अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अंडर रूट 1 माइनस यू टू बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0। इट मीन्स कि m1 बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, m2 बराबर अंडर रूट m0 1 माइनस यू टू बाई सी स्क्वायर। इन जनरल m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड दिस इज द इफेक्टिव मास, यानी कि ये पार्टिकल का प्रभावी द्रव्यमान है जिसका कि रेस्ट मास, जो पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m0 है और वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन में या इस केस में अगर u बराबर 0 होता तो दिस कांस्टेंट विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू और जिसकी डायमेंशंस वही होती जो कि मास की है। तो ये वैल्यू क्या कहलाती, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, तो इट इज़ दिस इक्वेशन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ u, यानी कि व्हेन u इज़ वेरी वेरी लेस देन c, देन u स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल टू 1। तो इसका मतलब सो दैट m इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m0, m किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m0। बट एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होएगी द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, जो रिलेटिविस्टिक मास है पार्टिकल का वो भी इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू इट्स रेस्ट मास, इसके रेस्ट मास के कंपैरिजन में। यानी कि
जैसे जैसे कण का वेग बढ़ता है, कण का प्रभावी द्रव्यमान विराम द्रव्यमान की तुलना में बढ़ता जाता है, और जब कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर पहुंच जाता है तो कण का प्रभावी द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तो ये गतिशील, क्योंकि अनंत हो जाता है, m बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। व्हेन v बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली नेग्लेजिबल हो गया 1 के कंपैरिजन में, तो आपके पास दैट इज उस समय तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर आ गया, m0 के बराबर आ गया। तो जब कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा तब ये कण का प्रभावी द्रव्यमान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो गतिशील कण की निर्भरता को हमने ग्राफ के द्वारा दिखाया हुआ है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है इंक्रीज़ हो रहा है, और जब v बराबर c के बराबर हो जाता है तब ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये जो आइडिया है ऑफ इनफाइनाइट मास, इट एक्चुअली मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ मटीरियल बॉडी मीन्स whose rest mass is equal to 0, m0 बराबर 0, can never becomes equal to c in vacuum and it is always less than c। तो आपका ये टॉपिक है आज का। नेक्स्ट टर्न पे हम मास एनर्जी रिलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।